Varanasi and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. उसमें मैं एक घटना छोटी सी बताऊंगा और आप लोग रिलेट करेंगे। घटना है हमारे वाराणसी की। वाराणसी को सभी लोग जानते हैं। वाराणसी की एक घटना है, वहाँ पर एक नागरी नाटक मंडली है, वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था। वाराणसी जो VHU है वहाँ की टीम आई थी और वो प्रोग्राम था, वो लोग दिखाना चाह रहे थे कि शराब का सेवन करेंगे तो आपके शरीर पर कितने बैड इफेक्ट होते हैं। वो एक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दिखाना चाह रहे थे। बहुत सारे लोग आए थे, स्पेशली उसमें जो ड्रिंक करने वाले थे वो आए थे, उनके परिवार वाले आए थे। शीशे की 2 गिलास ली गई और दोनों गिलास लेकर के उसमें एक में शराब डाल दिया गया जो कलरलेस होता है, सादा वाला, और दूसरे में पानी डाल दिया गया, डिस्टिल वाटर। केंचुआ 2 निकाले जाते हैं, एक जो है शराब में डाला जाता है और दूसरा डाला जाता है पानी में। थोड़ी देर बाद 8 से 10 मिनट के बाद उन्होंने दिखाया कि इन दोनों गिलास को ध्यान से देखिएगा, तो जो शराब वाला केंचुआ था वो उसमें गल गया, एकदम डिजॉल्व हो गया पूरी तरह से, उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया, और पानी में जो था उसी तरह से आराम से जिंदा तैर रहा था। उन्होंने दोनों गिलास को उठाया और कहा कि मेरे दोस्त, अब आप समझ सकते हैं कि शराब का सेवन करना चाहिए कि नहीं। उन्होंने कहा कि आप ही में से कुछ साथियों को मैं बुलाना चाहूंगा और आप लोग बताएंगे कि शराब को पिएंगे तो क्या हो सकता है। तो पीछे से एक जनाब आए, लड़खड़ाते हुए ले रखे थे, आकर के इसके बाद बोले, सबसे पहले तो साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा दीजिए। लोगों ने ताली, नहीं साहब कहाँ हैं, वो कहे थे, वो इनडायरेक्ट स्पीच है। तो लोगों ने ताली बजा दिया और इसके बाद बताया कि भैया जब मैं पी रहा था तो काफी डर लग रही थी, काफी मैं डर के पीता था, लेकिन आज इन्होंने मेरा सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया। बताए आज मुझे समझ में आया कि साला रेगुलर अगर पीते रहेंगे तो पेट में मजा न कि कोई कीड़े पड़ जाएं, सारे कीड़े मर जाएंगे। अतः मुझे ये समझ में आया कि दिल खोल के पीना चाहिए और खूब पीना चाहिए। क्या यही मैसेज था उनका? उन्होंने सर पकड़ लिया, कहा महाराज आपने तो सत्यानाश कर दिया, आप तो पता नहीं क्या से क्या बता दिया। इसके बाद वो आ करके मन संभाले, बोले कि भाई साहब मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मेरा उद्देश्य ये था कि जिस तरह से आप देखें कि केंचुआ इसमें गल गया, इसी तरह से जब आप रेगुलर सेवन करेंगे तो आपके लीवर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो आपके किडनी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो इसी तरह से डिजॉल्व हो जाएंगे, गल जाएंगे और आप खोखला हो जाओगे और समय आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त, इनको मत सुनना, दारू नहीं पीना चाहिए, उनका ये कहने का मतलब था। अब उसमें एक लेसन मिला कि नजरिया क्या होता है, किस नजरिए से देख रहे हैं लोग, अपने अर्थ को पता नहीं कैसे कैसे निकाल लेते हैं। तो हो सकता है कि मेरी कुछ चीजें डायरेक्ट समझ में ना आए, लेकिन भाव समझने की कोशिश करिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। समझ में आ रही बात? तो कभी भी किसी व्यक्ति के जिंदगी में 95% रोल होता है कि वो किस नजरिए से उसको देखा जा रहा है। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा, इसके बाद मैं 3 मुद्दों पर बात करूंगा। ये 3 मुद्दे पर जो है हमारी पूरी बात होगी। पहला जो होगा इंट्रोडक्शन, मैं कौन हूं, ताकि कुछ लोग रिलेट कर सकें। दूसरा, वाई, इस बिजनेस को क्यों किया जाए, इसका मकसद क्या है, आप क्यों आए हैं यहाँ पर। और जो तीसरा होगा कि फिर इसको हाउ, कैसे किया जाए। इन्हीं 3 मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैं कौन हूं। मेरा नाम सुरेश यादव और मऊ जनपद पड़ता है हमारा। मुझे लग रहा है कि बलिया का बॉर्डर है, तो बहुत दूरी तो है नहीं, तमाम गाड़ियां मऊ होते हुए जाती हैं। मैं मऊ का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी 3 भाई, बड़े वाले जो थे और छोटे वाले खेती करते थे, बीच में मेरे पिताजी ग्राम विकास अधिकारी थे। तो मैं बचपन में इन्हीं 3 लोगों के बीच में अपनी जिंदगी का बहुत सारा लेसन सीखा। मेरे बाबूजी ग्राम विकास अधिकारी थे और जो खेती बाड़ी थे, दोनों के जिंदगी में फर्क था। फर्क क्या था कि जो लोग खेती करते थे जिंदगी अस्त व्यस्त थी और नौकरी वाले की जिंदगी व्यवस्थित थी। पहली बाइक आती है उस गांव में, वो मेरे घर में आती है, राजदूत। मैं पिताजी को रोल मॉडल माना और जिंदगी में फैसला लिया कि मुझे खेती बाड़ी नहीं करना, मुझे नौकरी करना है। क्योंकि बहुत पिछड़ा सा गांव था और कोई टेलीविजन नहीं था, कोई फिल्में नहीं थी, यही लोग हमारे रोल मॉडल थे।
फाइनली मैंने पढ़ाई शुरू किया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत तेज था, लेकिन मैं फोकस्ड था, मैं गोल ओरिएंटेड था। पढ़ाई लिखाई मेरी शुरू होती है, फिर मैंने बीएससी किया, मैंने एमएससी किया। कई बार स्कूल को मैंने टॉप किया था, कई स्कूलों को जहाँ जहाँ मेरा कुछ एडमिशन हुआ तो कुछ जगह मैं टॉपर स्टूडेंट रहा। प्रतिभा के दम पर नहीं, मेहनत और फोकस के दम पर। मुझे दो चीजें कंफर्म था, क्या नहीं करना है, क्या करना है। क्या नहीं करना है, मुझे नौकरी करना है, खेती बाड़ी नहीं करना है। बुरा ना मानिएगा, कुछ लोग खेती बाड़ी करते हो, आज भी मेरे पास भी एक खेत है, हम लोग भी करते हैं, बट उसको फुल टाइम नहीं करते हैं। तो मैं इसको ध्यान में रख करके पढ़ाई किया, एमएससी किया, फिर बीएड किया, एमएड किया, फिर बीटीसी हमारे यहाँ होता है, उसको मैंने किया। और मैं चला गया इलाहाबाद 18 महीने के लिए, वहाँ पर तैयारी किया नौकरियों की। तो मैं फोकस, मैं शुरू से एक शब्द बता रहा हूँ कि मैं सेंट्रलाइज था। मैं क्यों गया था? नौकरी हासिल करना था। मुझे कबीरदास नहीं बनना था, तुलसीदास नहीं बनना था, मुझे नौकरी हासिल करना था। मैं बार बार कर रहा हूँ, यही नेचर लेकर के मैं गया था, यही टारगेट लेकर के। वहाँ पर मैंने जो परीक्षाएं दी 18 महीने के अंदर अंदर, उसके रिजल्ट जो आए, तो 18 महीने में ढेर सारी परीक्षा मैंने दिया था। कई बार एक महीने में 3-3, 4-4 एग्जाम्स होते थे, उसमें से 14 रिटन्स मैंने क्वालिफाई किया था, 14 लिखित परीक्षाएं। कई बार सरकारी नौकरी हासिल करने का मौका मुझे मिला। मऊ में एक जगह है दोहरी घाट, नाम सुने हुए आप लोग? वहां फाइनली मैंने एज ए ग्राम विकास अधिकारी अपने कैरियर की शुरुआत किया। मेरे पिताजी जान गए थे कि लड़का तेज है पढ़ने में, तो उनके सपने जो है बड़े होने लगे। उन्होंने बोला, सुरेश अब एक काम करो कि उसको रिजाइन करके आप टीचिंग ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें समय निकल जाती है। तो समय इसमें पर्याप्त थी। मैं जो है पढ़ाई के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करता रहा। मेरा एक दोस्त था अवधेश प्रजापति, वो मेरे को बनारस लेकर के गया, और बनारस उसी हाल में जिसकी मैं बता रहा था कि नागरी नाटक मंडली, वो एक दूसरे कंपनी का प्रोग्राम था। मुझे ज्वाइनिंग कराने के लिए बड़ी कोशिश किया, मैं ज्वाइन नहीं हुआ, और दोस्ती का हवाला देकर के मुझे ले गया वहां। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का जो बैड कैरेक्टर था, वो कुछ मैंने देखा था। सभी लोगों के दिमाग में एक पिक्चर बनी होगी कि ये क्या चीज होता है। मैं बता दूं, मैं क्या जानता था। मैं छोटा था, मुझे लग रहा कि क्लास 2 में पढ़ रहा था, तो पियरलेस करके एक कंपनी थी, पियरलेस, कुछ लोग नाम सुने क्या? पियरलेस। तो पियरलेस कंपनी जो है, हमारे बड़े पिताजी के जो लड़के थे राजेंद्र भैया, उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत सारे लोगों का पैसा जमा कराया, कंपनी भाग गई या जो भी हुआ। इसके बाद मुझे याद आ रहा है कि जो लोग थे अपने, वो खोजने लगे कि मुझे पैसा मेरा चाहिए। अंत में क्या था कि ये उनसे बचने के लिए फरीदाबाद, हरियाणा जो फरीदाबाद चले गए, और मुझे लग रहा कि 15 साल तक अंडरग्राउंड रहे। आते थे तो घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो मैंने देखा था इसका बैड कैरेक्टर कितना है। तो जब वो प्लान दिखाया तो मुझे लगा कि ये इसी तरह की कोई चीज होगी। तो मैं कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन 1.5 महीने तक पीछा करता रहा और लेकर के गया उस प्रोग्राम में। उस प्रोग्राम में ले जाने के बाद उस व्यक्ति ने जो मेरे को दिखाया, तो देखने के बाद मैं टोटली अपने आप को गलत पाया। मुझे लगा कि यार डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो मैं सोच रहा था, तो दूसरी चीज है। वहां पर मैंने क्या देखा कि अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोग आए थे। इसके बाद रिकमेंड किया गया कुछ बुक्स मेरे को, तो बाहर स्टॉल लगा हुआ था, मैंने बुक्स लिया। बुक्स का नाम था रिच डैड पुअर डैड, और दूसरी किताब का नाम था बिजनेस स्कूल। ये 2 किताबें मैंने खरीदा। एक ऑडियो थी, ऑडियो का नाम था, ऑडियो टेप था, उसका नाम था की ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी की चाबी। मैं ले आकर के उसको पढ़ा। पढ़ाई में कोई बहुत दिक्कत नहीं थी। तो इसके बाद मेरा सोचने का पूरा तरीका ही बदल गया। तो मैंने उसके गहराई में जाना शुरू किया, और 4 साल तक मैंने उस कंपनी को तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को जानने की इच्छा जागृत होने लगी। फिर मैं अगले महीने के प्रोग्राम में गया, फिर इलाहाबाद में गया, लखनऊ गया, लुधियाना गया, जालंधर और अमृतसर, पटना भी मैं आया था। 4 साल तक मैंने स्टडी किया, लेकिन मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया था। तो जब स्टडी का पूरा निचोड़ मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने क्या देखा, एक चीज बैठ गया कि ये फर्जी चीज नहीं है, ये फर्जी चीज नहीं है। उस घटनाओं को मैं बताऊंगा, उसको आप सर्च करिएगा खुद। जो नाम मैं बताऊंगा, इन नाम को आप गूगल पर सर्च करिएगा। ये साधारण नाम नहीं है, यूट्यूब पर सर्च करिएगा। वो नाम थे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में नया नया कॉन्सेप्ट था, बट जो विकसित राष्ट्र थे वहां पर ये बड़े प्रोमिनेंट वर्ड थे। मैंने क्या देखा कि इंडिया से कुछ IITian फॉरेन गए थे, USA गए थे, अमेरिका गए थे। वो लोग गए थे
हाई प्रोफाइल जॉब था उनके पास, करोड़ों का पैकेज था ईयरली, करोड़ों का, एक साल का करोड़ों करोड़ का पैकेज था। उन लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। तो मुझे लगा कि यार कोई IITian हो, गोल्ड मेडलिस्ट, नाम मैं बता रहा हूँ, आशुतोष रस्तोगी, सर्च कर लीजिएगा, आशुतोष रस्तोगी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ONGC में भी रहे ये। नाम मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर हरभजन सिंह और मोहिंदर ब्रैज, सर्च कर लीजिएगा। MBBS MD हस्बैंड वाइफ दोनों लोग। कांति और लता गाला साइंटिस्ट थे नासा में। कुलीन देसाई अहमदाबाद से इन्होंने डबल MBA किया था, सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट। ढेर सारे नाम ऐसे। मुझे अपने डिग्रियों पर बड़ा प्राउड था, अहंकार था एक तरह से, लेकिन कहा जाता ना कि ऊंट अब आया पहाड़ के नीचे। जब मैं उनको देखा समझा तो मैं औकात में आ गया और इस इंडस्ट्री के प्रति आदर का भाव डेवलप हुआ। इसके बाद मैंने कहा कि यार सब पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ लोग भी हैं। तो आगे मैंने क्या देखा कि इस इंडस्ट्री में डॉक्टर हॉल न्यूबॉल कौन है, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। जॉन सेस्टिना जो कि दुनिया के बेहतरीन फाइनेंस एडवाइजर, उनका भी नाम था। इसके बाद डक्स्टर एगर, डक्स्टर एगर मतलब ट्रक ड्राइवर, उस वक्त ट्रक ड्राइवर था। और आज की मैं बात, जब मैं सर्च कर रहा था तो उस वक्त उसकी नेटवर्थ ऐसी थी कि करीब करीब 22 उसके पास जेट प्लेन थे, 22 जेट प्लेन थे उसके पास, डक्स्टर एगर। इसके बाद मैंने देखा कि इसमें इंडिया से भी कुछ लोग हैं क्या, तो पी पेरियासामी साउथ इंडिया का, ये बस कंडक्टर थे। इसके बाद एक लड़की थी नैन्सी नाम की, अंधी थी, ब्लाइंड, उसने इस बिजनेस में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। तो मैंने देखा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके दम पर सारे लोग कामयाब हैं। तो उसको और अध्ययन करने की इच्छा हुई, तो मैंने कुछ और किताबें पढ़ा। एक किताब था कॉपीकेट मार्केटिंग, कॉपीकेट मार्केटिंग को मैंने पढ़ा, वर्क हेजेस की। उसमें लेसन नंबर 6 में एक सिद्धांत दिया था, डुप्लीकेशन का सिद्धांत। मैं उसकी बात करूंगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आज आप लोग उस सिद्धांत को समझ करके जाइएगा। जिंदगी 2-4 हजार साल की रहती तो साथ प्रैक्टिकल किया जा सकता था। इतनी लंबी जिंदगी तो है नहीं, नन्ही सी जिंदगी है, एक एक क्षण कीमती है। तो आज समझ करके जाइएगा। और एक चीज मैं बता दूं, कुछ फेर फार करना पड़ेगा अपने अंदर। आप कर लेंगे तो आपका भी बात बन जाएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट लेकर के मैंने शुरुआत किया। तो शुरुआत मैंने ये करना चाह रहा था कि ये कंपनी तो कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, बट ये जो कंपनी है वो कंपनी का नाम एमवे था। मैं ज्वाइन नहीं किया था उसको। वजह उसका क्या था कि उसके प्रोडक्ट जो थे इंडियन क्लाइमेट में, इंडियन सोसाइटी में वो फिट नहीं बैठ पा रहे थे। तो मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अध्ययन मैंने बहुत कुछ किया। इसके बाद एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है कि यार डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां तो बहुत सारी हैं, आज आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी चलेगी। एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं सर। शिमला में और कश्मीर में सेब अच्छा फल देता है, क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अच्छा लगा कि यार चलो अपने यहाँ भी लगाते हैं। आप जो है सेब का पेड़ यहाँ लगा दिए, उसमें आप खाद पानी प्रॉपर आपने दिया, फूल लगेगा लेकिन फल नहीं आएगा। क्या वजह है? फूल गिर जाएंगे, क्योंकि उसको जो क्लाइमेट चाहिए वो नहीं दे पाएंगे आप। इसी तरह से कुछ ऐसी कंपनियां, कॉन्सेप्ट उनका अच्छा है लेकिन वो इंडियन सोसाइटी में नहीं चल पाती हैं। टूथपेस्ट 900 रुपए का, 300 रुपए का, 500 रुपए का, प्रोटीन पाउडर हमसे 5 गुना महंगा। एक चीज बताइए, अपने यहाँ हमारे समाज का जो इकोनॉमिक कंडीशन आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट अच्छे हैं लेकिन खरीद कितने लोग पाएंगे। प्रॉब्लम होगी कि नहीं? तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये चलेगा नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो बुरी चीज थी, लेकिन मैं जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में मैं नहीं चला पाता, इसलिए मेरा दिमाग बंद हो गया। मैं इंतजार कर रहा था कि कोई इस तरह की कंपनी आए जो कि इंडियन हो, इंडियन रेट हो, कल्चर हो, मेंटालिटी हो, यहाँ के लोग सर्वाइव कर सके। एक दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ डॉक्टर एस के सिंह साहब, एक दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ सर। वो दूसरी चीज क्या था कि हमारे यहाँ वही कंपनी चलेगी जिस कंपनी को, जैसे एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, छपरा में अगर मर्सिडीज का शोरूम खुल जा, BMW और ऑडी का खुल जा, रेंज रोवर का अगर खुल जा, तो क्या गाड़ी के क्वालिटी में कोई कमी है क्या? क्या बिकेगी?
मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं बिकेगी, लेकिन बहुत कम बिकेगी। वो जो शोरूम का मालिक है, जिस उद्देश्य से शोरूम खोला, वो घाटे में जाने लगेगा। इसका मतलब थोड़ी कि वो गाड़ी खराब है। आज आप लोग डिसाइड करिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मैं कहता हूँ यार वाकई अच्छी है, बट एक फिल्म का नाम था दुल्हन वही जो पिया मन भाई। अगर उसकी शौहर को अगर वो पसंद नहीं है तो उसकी सारी खूबियों का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट सूट करता है वही कंपनी चलेगी, चाहे वो कोई भी कंपनी हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं अस्पष्ट हो गया था। ये आरसीएम की जब प्लान मेरे को दिखाई गई, 2014 अक्टूबर की बात है। इसके बाद मुझे लगा कि यही वो चीज है जिसका तू 4 साल से इंतजार कर रहा था। इसके बाद एक बिल्ली जिस तरह से चूहे को पकड़ती है मेरे दोस्त, उसी तरह से मैंने इस कंपनी को पकड़ दिया। और अब हुआ कि अब जो भी होगा मैं इसको करूंगा। इसके बाद बैग, जैसे आप लोगों का बैग लिया, किट तैयार किया, और फिर इसके बाद 9 बजे स्कूल में निकलता था तो मैंने 7 बजे निकल दिया। तो जब 7 बजे निकला तो मैं गांव का एक रोल मॉडल था, ऑलरेडी अपने डिस्ट्रिक्ट का मैं चैंपियन स्टूडेंट था। जैसे निकला तो गांव के रोड पर पुलिया बनी, तो उस पर 4-6 लड़के बैठे थे। तो इसके बाद कहे कि ये क्या हो गया, ये तो बड़े अच्छे थे पढ़ने में, ये सब क्या हो गया। तो फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने पता किया तो कहे कि ये आरसीएम कर रहे हैं, तो मेरा नाम उन लोगों ने आरसीएम रख दिया। अब मैं जाता था तो कहते कि आरसीएम जा रही है। अब सुरेश भैया नहीं था, अब मैं आरसीएम हो गई। आता था तो कहते आरसीएम आ रही है। बड़ा पीड़ा होती थी कि यार ये क्या सब कर दिए। लेकिन चूंकि 4 साल मैंने अध्ययन किया था, उसमें एक चीज बताया गया था, इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो शब्द परेशान करता वो नो, नहीं मैं नहीं करूंगा। इसी से दिक्कत होती थी, इसलिए मैं जल्दी से रिकवर कर लिया कि कोई बात नहीं, ये सब समझ नहीं पा रहे। 4 साल तूने अध्ययन किया, ये सब थोड़ी अध्ययन किया है। मेरे दोस्त, मैं वो बात करूंगा कि मैंने क्या अध्ययन किया था, मैंने क्या फाइंड आउट किया, ये मैं बताया। इंट्रोडक्शन, ये मेरा बैकग्राउंड है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि इस बिजनेस को हमने क्यों किया, मैं क्या पाया था 4 साल में, वो मैं बात करूंगा। तो थोड़ी सी और मैं बात करूं कि जब मैं लेकर के चलता था तो एक अलग तरह की समस्या आ गई। मेरे पास करंट इनकम का कोई चैलेंज नहीं था, क्योंकि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब था। बाबूजी हमारे ग्राम विकास अधिकारी थे, जमीन जायदाद भी ठीक ठाक थी, कोई चैलेंज नहीं था बहुत ज्यादा। मेरे सामने चैलेंज ये था कि यार जिंदगी एक बार मिली है, कुछ बड़ा करना है, नौकरी से संभव नहीं है। और जब इसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये सब चैलेंजेस आ रहे हैं छोटे मोटे, लेकिन अचीवमेंट जो मिलना था उसके सामने चैलेंजेस बहुत छोटे थे। अभी मैं बताऊंगा उसको, बस आप पहले से डिसाइड कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आ गया सर कोई तेज गेंदबाज है, तो तेज गेंदबाज स्पिन तो फेंकेगा नहीं, पहले ही से हेलमेट लगा करके तैयार है कि भाई तेज ही फेंकेगा, बस कोई दिक्कत। बस आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी जैसे मान लीजिए कि हर साल पता है, लोग कहते हैं सर बहुत जाड़ा पड़ रही है। मैं जब से पैदा हूं, जब से मैं होश संभाला, सर नवंबर के बाद जाना ही पड़ती है, फरवरी तक जाना ही पड़ती है। कभी ऐसा नहीं हो कि पूरा पसीना हो रहा है सर वो एसी ऑन करो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जब पहले ही से ही पता है कि ये जाड़े का मौसम है, बरसात का और गर्मी का, तो क्या दिक्कत है। बहुत सारे लोग फोन करते हैं सर अब तो बहुत गर्मी है। मैं कहा बे इंडिया में जून में गर्मी ही पड़ती है। तो ये सब कुछ बहाने हैं, अगर आपका मकसद क्लियर हो जाएगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। तो मैं मेरे साथ क्या हो मैं बताऊंगा, इसी में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने बहुत तेजी से रिकवर किया। पिताजी के यहाँ वो बात आ गई। अब पिताजी मेरे सपने पाले थे कि मेरा बेटा ग्राम विकास अधिकारी को रिजाइन किया है और ये बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, क्योंकि तैयारी कर। किताबें तो मैं पढ़ना शुरू कर दिया था, बट किताबें दूसरी में पढ़ रहा था। तो जब देखे तो कह रही सलाई तो पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा है। तो मैं कहा बाबूजी ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और वो बिजनेस के बारे में क्या जानते थे, जो दुकानें थी हमारे यहाँ चट्टी चौराहे पर, वो समझते थे कि ये वही दुकान वाला काम कर रहा है। और फिर बैग लेकर के चल रहा है। बैग में कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई मेरे। उसमें कुछ लेडीज और जेंट्स के अंडर गारमेंट्स थे, दिखाने के कुछ मिला नहीं, जो मिला वही लेकर के चल दिए थे। टूथपेस्ट था, साबुन था। तो वो जब देखे तो मत्था पीट लिए, कहे साला पूरे खानदान का नाक कटवाएगा। मतलब बड़ा नाम मेरा लेते थे कि मेरा बेटा 14 रिटर्न निकाला, MSc टॉप किया, B.Ed और M.Ed किया, मतलब नाच था उनको। लेकिन जब वो बैग को देखे तो उस दिन कहे कि साला ये पढ़ते पढ़ते पागल हो गया है। ये फैक्ट मेरे साथ हुआ।
विश्वास उठ गया। उन्होंने एक चेतावनी मेरे को दिया कि सुरेश, या तो बिजनेस को छोड़ या तो घर को छोड़ो। मैंने बोला कि बाबूजी बिजनेस नहीं छोड़ने लायक है। कहा कि फिर घर को छोड़ना पड़ेगा आपको। सख्त थे। मेरे पास भगवान ने 2 बेटा 1 बिटिया दिया था। मैडम से मैंने बात किया कि देखिए ये बिजनेस बहुत बड़ा है और पिताजी का ऐसा फरमान है, क्या किया जाए। तो बोले जी कि हम तो गांव के रहने वाले, हमको एक ही सिखाया गया है कि जहाँ जाते हैं वहाँ डोली जाती है और अर्थी निकलती है। हम तो यही मान करके आए थे, लेकिन आप बीचे में जाने के लिए कह रहे हैं तो फिर ये भी सिखाया गया है कि वो आपके अगर पेड़ के नीचे रहेंगे तो वहीं रहना है। तो यही तो मेरा धर्म है जी, जहाँ आप कहेंगे वहाँ रह लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा फैसला आप लेने जा रहे हैं। हंसी के पात्र मत बनिएगा। उन्होंने एक शब्द बोला कि हंसी के पात्र मत बनिएगा। आप कदम निकाल रहे हैं ना, तो लोगों को पता होना चाहिए कि आपने जो डिसीजन लिया था वो सही था। मैंने बोला कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा, बस आपका साथ चाहिए। इसके बाद मैं लेकर के निकला। पिपरेडी एक रेलवे स्टेशन था और इसके बाद वहाँ पर एक कमरा था, मुझे लग रहा था 9x10 का छोटा सा कमरा मिला। बहुत ज़्यादा कमरे नहीं थे वहाँ में जाकर के शिफ्ट हो गया। पिताजी को पता नहीं था कि इतना तगड़ा फैसला भी ले लेगा और मैं कभी जवाब नहीं करता था दोस्त। मैं वहाँ चला गया और इसके बाद जाने के बाद एक और आलोचना शुरू कि जब गया भी तो शहर में जाना चाहिए था। एक ऐसे जगह गया, ना तो शहर है ना तो देहात है, लेकिन वो लोग अपने नजरिए से देख रहे थे, मैं अपने नजरिए से बात कर रहा हूं। मेरा नजरिया ये था कि मैं सर्च कर रहा था कि जस्ट मेरे बगल में स्कूल था, रेलवे स्टेशन था, नेटवर्क पकड़ रहा था, आने जाने की सुगमता थी, इसलिए मैंने उसको सेलेक्ट किया। मैं सब अपने नजरिए से देख रहा था। इसके बाद आग लगी थी अपने अंदर। अब सब, मैं सोचा कि अब सब तुम्हारे अनुकूल है, यहाँ कोई हंसने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। तो रात को आओ, दिन को आओ, जब चाहो तब करो, करो दबा करके। इसके बाद सफर शुरू हुआ मेरे दोस्त। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गवर्नमेंट आज अगर पैसे से आप सफलता आंकते हो तो मैं पैसे की बात बता दे रहा हूं। आज के डेट में गवर्नमेंट लगभग 1 लाख रुपए महीने देती है सरकार। इसके लिए मुझे 6 घंटा स्कूल में रहना पड़ता है, 1 घंटा और आगे पीछे 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। लेकिन ये बिजनेस की अगर मैं बात करूं, ज्यादा नहीं, 2,57,000। गाड़ी में कौन लेकर के मेरे को आ रहे थे? यस, आप खड़े हो जाइए सर। आप अमाउंट मत बताइएगा, मैं इंप्रेस नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। मैं इनको बताया कि सर आप किसी से बात करोगे ना तो लोग कहेंगे किसी का देखे हो क्या, तो मैं आज आपको दिखा देता हूँ। चुपके से मैंने उनको दिखाया। सर अमाउंट जो दिखाया सही था कि नहीं? पिन सही थी ना? ये आप ही के रहने वाले हैं। मैंने इनको बताया कि इसको देख लो आप। कहे सर एकदम सही है, बैठ जाइए। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि झूठ बोलना आदत नहीं अपनी। जो अमाउंट है 2,57,000, चूंकि 2 आईडी है, मेरे मैडम की भी है, मेरी भी है। तो इस कोड पर मैंने 1,97,00,000 का हाईएस्ट पीवी किया है। और कभी भी हम करते हैं तो करोड़ों से ऊपर ही रहता है पीवी। अगर उसको कन्वर्ट करेंगे एमआरपी में तो हाईएस्ट करीब करीब मैंने 4.5 करोड़ का बिजनेस किया है। अब आप समझ सकते हैं कि इसको कन्वर्ट करिएगा 45% में तो करोड़ों होता जो नीचे बढ़ता है। कुछ अपने वैल्यूज थे, रन योर लाइफ ऑन ए प्रिंसिपल, नॉट ऑन सर्कमस्टांसेस। जिंदगी आप परिस्थितियों पर आप जियोगे तो परिस्थितियां आपको जहां नहीं तहां लेकर के चली जाएंगी। लेकिन सिद्धांत आपके कुछ होंगे तो आप सिद्धांतों पर चलेंगे तो कुछ अलग चीज बनेंगे, आपके लोग कॉपी करेंगे। तो मेरी जिंदगी एक सिद्धांतों पर चले तो सिद्धांतों को मैं बताऊंगा सर। तो उसका अचीवमेंट क्या रहा कि 514 से सफर की शुरुआत होती है। और मैं अभी जस्ट पिछले फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूं तो रियल एस्टेट मैंने 1,32,00,000 का जस्ट पिछले वित्तीय वर्ष में, ये टोटल नहीं, पिछले वित्तीय वर्ष का मैंने सर तैयार किया 1,32,00,000 पिछले साल। प्रश्न ये है कि जो जमीन जायदाद पूर्वजों ने बनाई थी, सारे लोगों ने मेहनत करके, वो चीज मैंने 7 से 8 साल में उतनी मैंने तैयार किया सर, 7 से 8 साल। और 23 टेक्निकल अचीवर्स हैं टीम में, 150 से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर्स हैं। इंडिया के लगभग 27 प्रांतों में अपना ऑर्गेनाइजेशन फैला हुआ है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है सर। अब समझ में आ रही है कि मैं क्या देख करके ज्वाइन किया था? क्या लग रहा कि गांव की जो मानसिकता थी क्या वैसे ही होगी? आज सब बदल गई है।
पिताजी की बदल गई, लोगों की बदल गई। आज की स्थिति है कि परिवार में कोई डिसीजन अगर लेना होता है तो सबसे पहले मेरे सामने रखा जाता है कि सुरेश बताइए क्या किया जाए। तो मैं पूरा निचोड़ बताना चाह रहा हूं कि जब आप इसको शुरुआत करेंगे तो समाज, परिवार आपका जमकर विरोध करेगा। विरोध हो रहा है कि नहीं कुछ लोगों का? विरोध इसलिए करते हैं लोग, अब तो धीरे धीरे पॉजिटिव माहौल हो गया है कि उनको लगता है कि ये गलत काम है। इसी के आड़ में ढेर सारी गलत कंपनियों ने गलत काम किया, इसलिए वो भी गलत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, आप बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से इस चीज को सुनिएगा। जब वो पूरा बोल लेंगे तब आप बोलिएगा। और क्या बोलिएगा, कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको, फिर उनको समझ में आएगा कि आप सही हो। चलेगा? तो दोस्तों, आज की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी शहर हैं, बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, अनजान बन करके फोटो खींच के चले जाते हैं। कुछ ऐसे ऐसे प्रांत हैं कि वहां पर घर से भी प्यारा घर है अपना, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों का घर है काशीनाथ राज। अभी जैसे छपरा में लोग आएंगे तो छपरा में लोगों के लिए एक अनजान शहर है, लेकिन छपरा में सिर्फ अगर मैं फोन कर दूं तो सैकड़ों भाई बहन ऐसे हैं जो रिसीव करेंगे कि सर आज मेरे यहाँ हो जाए। ये बड़ी चीज है कि छोटी बात है? नसीब है क्या सबको? तो मैं लकी था कि मैं समझ गया, लेकिन शुरुआत करिएगा, वो मेरा दोस्त अगर उस सेमिनार तक नहीं लेकर के जाता तो शायद मुझे भी नहीं समझ में आता। बार बार एक शब्द का प्रयोग हो रहा है कि माहौल में आइए। कहाँ आइए? माहौल में आइए, माहौल बनाइए और माहौल में ले करके आइए। ये तीन शब्द बहुत बड़ी चीज है। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों कहा जा रहा है। अच्छा, एक चीज पहले ही मैं बता दे रहा हूं, जितने भी लोग बैठे हैं, अंधी लड़की का नाम था नैन्सी, यूएसए की। उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया इसमें, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा नाम है। पूछा गया था कि आप अंधी होकर के कैसे इतना बड़ा काम कर गई, तो उसने बताया कि मैं अपने टीम में किसी अंधे को नहीं ज्वाइन कराया था, किसी अंधे को मैंने नहीं ज्वाइन कराया। डस्टर रेगर को पूछा गया कि आप जो है इतने कामयाब कैसे, आप तो अनपढ़ हो। कहा कि मैंने अपने टीम में बहुत पढ़े लिखे लोगों को ज्वाइन कराया था। आप समझ रहे हैं ना? आप अनपढ़ हो, आप गरीब हो, आप सामाजिक रूप से पिछड़े हो, लेकिन क्या पूरा हिंदुस्तान पिछड़ा है क्या? स्पॉन्सर योर वीकनेस, अपनी कमियों को आप स्पॉन्सर करिए। तो मैं आगे की बात करूंगा। ये एक छोटी सी परिचय है और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मंजिल नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है सर। हर महीना टेक्निकल अचीवर निकल रहे हैं। अभी 3 निकले हैं सर, 20 थे, 3 निकले हैं, 23 हुआ। और टेक्निकल अचीवर्स का मतलब होता है कि इनकम कम से कम 60,000 रुपए से ऊपर, आज के डेट में कम से कम 60,000। और जस्ट मैं बता दूं, अभी जो 3 टेक्निकल अचीवर निकले हैं, इनका इंट्रोडक्शन मैं बता दूं तो एक है बलराम पांडे। बलराम पांडे की उम्र 76 साल, हेडमास्टर पोस्ट से रिटायर हुए थे, 76 साल के भी टेक्निकल क्वालिफाई किए हैं। एक नाम था आनंद मोहन पांडे। हाई स्कूल में बंदे ने 4 साल कोशिश किया लेकिन पास नहीं हो पाया, हाई स्कूल में 4 बार फेल। कुछ है कि नहीं अजीब सी बात? पठानकोट पंजाब से एक टेक्निकल अचीवर निकले अपनी टीम से, इंद्रजीत सिंह, मजदूरी का काम करते थे। अभी जस्ट लाइन में 3-4 और लगे हुए हैं। अभी जस्ट एक कमांडो पोस्ट से रिटायर्ड है शिवचरण यादव, सुल्तानपुर के, अभी लाइन में है। 5-7 और लाइन में है। ये लगा रहेगा सिलसिला, ये कोई मंजिल नहीं है जिसको मैंने हासिल कर लिया। पैसा इसमें भूसा की तरह आता है, भूसा की तरह। गेहूं जैसे आप बोते हैं गेहूं के लिए, लेकिन भूसा मिलता है ना, भूसा की तरह आता है। बस साहब को टोटल जोड़ लिया जा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो लगभग करोड़ रुपए आता है। मैंने वह साहब से पूछा था सर कि एक चीज बताइए, मैं एमएससी, आप एमए किए थे संस्कृत से, और केमिस्ट्री संस्कृत से टफ मानी जाती है। मैंने ढेर सारा कंपटीशन क्वालिफाई किया, मैंने 13-14 रिटर्न्स निकाले, सर आप नहीं निकाले। मैं कहा सर गुस्ताखी माफ करिएगा, कुछ सच्चाई मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप करोड़ों रुपया पाते हो, आपका बहुत बड़ा नाम है, मेरा इतना बड़ा नाम क्यों नहीं है? तो उन्होंने बताया कि सुरेश आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हो, आप सही मुझसे टफ पढ़ाई की हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल चीज है, वो मैं जानता हूँ। मैं कहा सर वही तो जानना है आपसे। कहे कि वो है डुप्लीकेशन। क्या नाम है इसका? एक शब्द उन्होंने बताया, डुप्लीकेशन। कहे कि आप अगर इसको और जानना है तो एक मेरी यूट्यूब पर ऑडियो पड़ी, उसका नाम है सिंपली द बेस्ट। क्या नाम है? सिंपली द बेस्ट। इसका आप याद रखिएगा, एक शब्द, वो चीजें करिए जो एक आम आदमी कर लेता हो।
अगर वो टफ है, नहीं कर पाता, तो उसको मत आप प्रैक्टिस करिएगा। तो मैं एक छोटी सी यात्रा है, मैं बता रहा हूँ कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है। और इंडिया में अभी एक कंपनी की मैं बात करूँ, हुंडई कहाँ की है? साउथ कोरिया की है। किया साउथ कोरिया की है। विदेशी लोग आकर के इंडिया के हर जिले में अपना शोरूम खोले हैं। हम हिंदुस्तानी लोगों के पास वो मौका मिला है कि हिंदुस्तान के लगभग 500 प्लस जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां आपको शोरूम खोलने का मौका मिल रहा है। सर मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, आपके 500 प्लस जिले में शोरूम खोलने का मौका मिल रहा है। आज पूंजी नहीं लगाना है, हाथ से जाना चाहिए क्या इस मौके को? सर ये बड़ी चीज मैं अभी बताऊंगा, जस्ट आप लोग समझिएगा। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM the Dream World, transforming lives, transforming India.